Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to second lecture of chapter number 16, that is alternating current. Just before starting our lecture, we have to discuss some points that we have to keep in mind, and we have to discuss these points in this lecture. We have to discuss about how to calculate the value of the RMS, and we have to talk about the phase of an AC. We will discuss also the phase shift. We will have to talk about the lag and the lead phase, and we will also discuss the phasor representation, that the vector representation of the alternating quantities. So first of all, we will talk about the root mean square value VRMS. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने कुछ बातें आरएमएस के हवाले से डिस्कस की थी, लेकिन आज के टॉपिक में जो हम लोगों ने चीज़ छोड़ी वो ये थी कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। और बेसिकली हमारे बुक का एक ग्राफ था जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हमने ये कहा था कि अगर एक अल्टरनेटिव क्वांटिटी को, सपोज अल्टरनेटिव करंट को एक डीसी मीटर से कैलकुलेट किया जाता है तो डीसी मीटर उसकी वैल्यू 0 मेजर करता है। और उसकी रीज़न क्या थी कि डीसी मीटर बेसिकली एवरेज कैलकुलेट करता है ओवर द साइकिल, और उस एवरेज में अगर हम अल्टरनेटिव क्वांटिटी के सपोज करंट या वोल्टेज की बात करते हैं, करंट की बात करते हैं, तो उस एवरेज ओवर द साइकिल में हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है, हाफ साइकिल नेगेटिव होता है, तो एवरेज 0 हो जाएगी। लेकिन हमें यह भी पता है, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पावर डिलीवर ओवर द साइकिल इज़ नॉट इक्वल टू 0, और उसकी रीज़न क्या थी, बिकॉज द फार्मूला ऑफ द पावर इज इक्वल टू द आई स्क्वायर आर। सो जब आप आई स्क्वायर की बात करते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का चाहे स्क्वायर ले लें, चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल का स्क्वायर ले लें, तो स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू ऑलवेज कम्स टू बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही होता है, लिहाजा पावर 0 नहीं होती। इस एक्सप्रेशन में हमने एवरेज कैलकुलेट किया है बेसिकली आई स्क्वायर की वैल्यूज़ का, लिहाजा चूंकि हम एवरेज ऑफ अ स्क्वायर वैल्यू ले रहे हैं तो उसको हम मीन स्क्वायर कहते हैं। और अल्टरनेटिव क्वांटिटीज़ में बेसिकली चाहे वो करंट हो या वोल्टेज हो, उनको मेजर करने के लिए हम स्क्वायर रूट ऑफ दिस मीन स्क्वायर वैल्यू, इस मीन स्क्वायर वैल्यू का हम स्क्वायर रूट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। जो स्लाइड आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, लास्ट टाइम हमने ये स्लाइड डिस्कस की थी, और इसको ज़रूर पढ़िएगा और अपना कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो मैंने स्लाइड दिखाई है ये आपकी बुक से जो था वो ग्राफ लिया गया है, और इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि हम बेसिकली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस डायग्राम में हमें दो कर्व्स दिखाए गए हैं, एक ग्रीन कलर का है, एक समवट मैजेंटा कलर का हमें दिखाया गया है। जो ग्रीन कलर का हमें वेव फॉर्म दिखाया गया है ये बेसिकली हमारी पीक वैल्यू को, उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की सोर्स हमें पीक वैल्यू को ज़ाहिर करता है। इसमें हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ साइकिल नेगेटिव दिखाया गया है। इस अगर हाफ साइकिल पॉजिटिव और नेगेटिव का एवरेज कैलकुलेट किया जाए तो नो डाउट वो 0 होगा। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मीन स्क्वायर वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात करते हैं। तो बच्चों, इसमें जो चीज़ आपने समझनी है वो बेसिकली एक रेड जो बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स आपको दिखाया गया है, उसमें फर्स्ट जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ग्रीन साइन कर्व का, वेव फॉर्म का, उसको हमने फोकस किया है, उसको हमने डिस्कस करना है कि जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल की जो पीक वैल्यू है सपोज वी नॉट, जब इसका आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास वी नॉट स्क्वायर आंसर आएगा, और उस वी नॉट स्क्वायर को आपने मैजेंटा कलर के कर्व से दिखाया है जो आपको यहाँ पे इमेज में नज़र आ रहा है। तो आपके पास दो वैल्यूज़ हो गई। सपोज़ अगर हम टाइम एक्सिस के हवाले से बात करते हैं, इसकी लोअर वैल्यू बात करते हैं तो वो 0 हो जाएगी, और वी नॉट के स्क्वायर की वैल्यू हमें वो पीक मैजेंटा पे हमें नज़र आ रही है। लिहाजा इन दो वैल्यूज़ को आपने स्क्वायर लेना है और फिर आप इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। एवरेज आपको कैलकुलेट करना आता है। सपोज़ हमारे पास दो नंबर हों 5 एंड द 3, अगर हमें उसे एवरेज कैलकुलेट करना है तो 5 + 3 = 8 डिवाइडेड बाई 2 अगेन कम्स टू बी 4, तो एवरेज हमारी 4 निकलती है। लेकिन इस मीन स्क्वायर वैल्यू में हमने 5 का पहले स्क्वायर लेना है, फिर 3 का स्क्वायर लेना है, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। मीन्स के वैल्यूज़ का पहले स्क्वायर लेना है और बाद में एवरेज कैलकुलेट करना है। इसको मीन स्क्वायर वैल्यू या मीन स्क्वायर वोल्टेज, रिगार्डिंग वोल्टेज हम उसको मीन स्क्वायर वोल्टेज कहते हैं। तो इसमें लोअर वैल्यू जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो हमारे पास 0 है, और अपर वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारे पास वी नॉट स्क्वायर है, मतलब वी नॉट का स्क्वायर,
वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर हम उसकी बात कर रहे हैं। लिहाजा आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस वी नॉट का स्क्वायर फिर डिवाइडेड बाई 2, तो हमने पहले उनकी वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके 2 पे डिवाइड किया है, दैट इज़ द मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये बन जाएगा हाफ वी नॉट स्क्वायर। अगेन आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, तो जो मीन स्क्वायर वैल्यू है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बन जाएगी। मीन्स जब आप हाफ वी नॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, वी नॉट बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, या इसको नीचे लिखा गया है 0.7 टाइम्स वी नॉट। तो ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के कैलकुलेट करने का तरीकाकार है। इसमें याद रखिएगा कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है हमेशा पीक वैल्यू से कम होती है, और हमें इस डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि हमारे VRMS की वैल्यू हमारे पीक वैल्यूज़ के से कम है। अगेन ये एक और ग्राफ है, इसमें भी सेम एट्रीब्यूट्स ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिव क्वांटिटीज रिगार्डिंग देयर पीक वैल्यू और एवरेज ऑफ हाफ साइकिल एटसेट्रा ये डिस्कस किया गया है। अगेन सेम ग्राफ है पहले ग्राफ की तरह, और ये जस्ट एक एक्स्ट्रा व्यू आपको देने के लिए इसको यहाँ पे शामिल किया गया है। हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को डिफाइन कैसे किया था, द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज आर द करंट विच अ डिवाइस इज़ केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग। ये मतलब वोल्टेज या करंट की वो वैल्यू होती है जो कि एक डिवाइस प्रोवाइड करने के काबिल होती है, या उसको प्रोवाइड कर सकती है, इसको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। अगेन हम पहले पढ़ चुके हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 0.7 टाइम्स वी नॉट और द इन केस ऑफ द करंट 0.7 टाइम्स आई नॉट के बराबर होती है। जबकि वी नॉट और आई नॉट से क्या मतलब लेंगे, वी नॉट से आई नॉट से मतलब लेंगे कि हमारे उसकी जो है वो पीक वैल्यू है। इन एनी केस वोल्टेज या करंट में हमारे पास पीक वैल्यू होती है, और पीक वैल्यू को वी नॉट से आई नॉट से ज़ाहिर किया गया है। फेज ऑफ एन AC से क्या मतलब है, फेज से मतलब होता है एंगल, और एंगल ये जब वेव फॉर्म बनता है तो हमने यहाँ पे साइन का जो इस वक्त आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है, इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव साइकिल, और इसमें हमें डिफरेंट एंगल्स जो हमें दिखाए गए हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमें टाइम या एंगल स्पेसिफाई किया गया है। इसमें जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे दिखाई हैं उसमें ऊपर देखें तो टाइम है, और नीचे लाइन के नीचे देखा जाए तो हमें जो है ना वो नज़र आ रहा है एंगल नज़र आ रहा है। मीन्स T/4 पे एंगल π/2 है, और इस वक्त इसकी पीक वैल्यू हमें मिलती है। नेक्स्ट T/2 पे जब पाई का एंगल होता है तो हमारी इस वोल्टेज की वैल्यू 0 हो जाती है। नेक्स्ट 3/4 T पे टाइम पे मीन्स 3/4 ऑफ द टाइम पीरियड पे जो हमें वैल्यूज मिलती हैं वो अगेन हमारी नेगेटिव पीक वैल्यू होती है, और उस वक्त एंगल जो होगा वो 270 डिग्री होगा या 3/2 पाई होगा। इस तरह 360 पे जाके टाइम पीरियड जब कंप्लीट होता है तो ये अगेन वैल्यूज 0 हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ओवर अ साइकिल जब हम इसको सपोज हम डिवाइड करते हैं, हमने इसको एंगल में दिखाया, हम डिग्रीज में अगर बात करें तो 360 डिग्री हमारी 360 डिवीजन्स बनती हैं, और 360 डिवीजन्स में 360 रिजल्ट्स होंगे आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ के। मीन्स ये एंगल टू एंगल, पॉइंट टू पॉइंट ये चीज़ वेरी करती है। तो जब हम फेज़ की बात करते हैं तो फेज़ किसी भी लम्हे में, किसी भी इंस्टेंट में हमें वोल्टेज की वैल्यू को दिखाता है कि उसमें वोल्टेज की वैल्यू कितनी बनेगी। तो फेज़ इज़ द एंगल विच स्पेसिफाइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट और द वोल्टेज। फेज़ डिफरेंस या फेज़ शिफ्ट से क्या मुराद है? फेज़ डिफरेंस या फेज़ शिफ्ट से बेसिकली टाइम डिफरेंस है। और टाइम डिफरेंस हम क्यों बोल रहे हैं कि अगर हम दो साइन कर्व्स का आपस में कंपैरिजन कर रहे होंगे, वेव फॉर्म्स का कंपैरिजन कर रहे होंगे, तो हम ये देखेंगे कि कौन सा वेव फॉर्म या साइन कर्व अपनी पीक वैल्यू को पहले अटेन करता है, अचीव करता है, और कौन सा बाद में जो है ना वो अपनी पीक वैल्यू को अचीव करता है। इन दोनों साइन कर्व्स के अपनी अपनी पीक वैल्यूज़ को अटेन करने के दरमियान में कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है। नो डाउट फेज शिफ्ट है या फेज डिफरेंस है वो बेसिकली एक टाइम डिफरेंस है, एक्चुअली एग्जैक्टली बेसिकली ये एक टाइम डिफरेंस है, लेकिन हम इसको जो है वो इन टर्म ऑफ एंगल मेजर करते हैं, हमने एंगल के लिहाज से मेजर करते हैं। तो फेज डिफरेंस ऑफ द फेज शिफ्ट बेसिकली इज अ मेजर ऑफ द रिलेटिव टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू साइन waves, even though the phase is truly a time difference, but it is almost always measured in terms of the angles, either degrees or the radians. Again, the phase difference or the phase shift is the angle in the degrees or the radians that the waveform has shifted from a certain reference point along the horizontal zero axis. In other words, the phase shift is the literal difference between the two or the more waveforms along the common axis. Sinusoidal waveforms of the same frequency can have the phase difference.
नेक्स्ट दो और टर्म्स हैं, दैट इज़ इन फेज एंड द आउट ऑफ फेज। इन फेज और आउट ऑफ फेज में हम इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, अगर दो साइन कर्व एक ही वक्त में अपनी पीक वैल्यू पे और अपनी जो है वो ज़ीरो वैल्यू पे या नेगेटिव पीक वैल्यूज़ पे आ रहे हों, मतलब दोनों साइन कर्व्स एक ही वक्त में पीक वैल्यूज़ को अटेंड कर रहे होंगे तो वो इन फेज कहलाएंगे। और अगर दो साइन कर्व्स मींस दो जो वेव फॉर्म्स अपनी पीक वैल्यूज़ को एक साथ अटेन नहीं करते या के बाद दिगरे करते हैं या उसमें जो है वो डिफरेंस होता है, तो हम उनको आउट ऑफ फेज कहते हैं। द टू वेव फॉर्म्स reach their maximum value and accordingly their minimum values at the same time. In this case they are synchronized, are in phase with each other, and it is possible that the two waveforms do not have their maximum or the minimum values occurring exactly at the same time. In such case they are said to be out of phase. तो बेसिक आइडिया आपने याद रखना है, इफ़ दे आर अटेनिंग देयर पीक वैल्यूज एट द सेम टाइम्स दे आर इन फेज, एंड इफ दे आर अटेनिंग देयर पीक वैल्यूज इन द डिफरेंट टाइमिंग्स मीन्स दे आर नॉट इन फेज, दे आर आउट ऑफ फेज। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें एक एग्जांपल दिखाई गई है। अब लेफ्ट साइड पे देखिएगा, यहाँ पे हमें दो कर्व दिखाए गए हैं और उनके दरमियान में इन फेज लिखा हुआ है और प्लस का साइन भी दिया गया है। प्लस का साइन इसलिए कि जब उनका आपस में इंटरफेरेंस हम देखेंगे, उनका आपस में इंटरेक्शन देखेंगे तो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें मिलेगा, जो कि राइट हैंड साइड पे उसका आंसर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे बेसिक आइडिया जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे आपको दो कर्व्स दिखाए गए हैं, टॉप पे लेफ्ट टॉप पे जो दिखाए गए हैं दो कर्व्स, वो दोनों क्रस्ट के साथ और ट्रफ के साथ मैच करता है। मीन्स ये दोनों कर्व्स एक ही वक्त पे अपनी पीक वैल्यूज़ को अटेंड करते हैं और एक ही वक्त में अपनी नेगेटिव पीक वैल्यूज़ या जीरो वैल्यूज़ को अटेंड करते हैं। मीन्स दे आर सेड टू बी इन फेज। लेकिन जो नीचे वाले जो आपको दिखाए गए हैं, जो कि बॉटम पे है लेफ्ट साइड पे, वहाँ पे दोनों कर्व्स जो हैं वो आउट ऑफ फेज हैं। आउट ऑफ फेज इस लिहाज से कि उनके क्रस्ट के साथ ट्रफ के साथ मैच नहीं करता, बल्कि एक साइन कर्व का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मैच कर रहा होता है। इस तरह वो दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर हम इनके इंटरेक्शंस को देखें तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। गालिबन ये हम बुक 1 फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन टारगेट है वो ये समझता है कि they are achieving their peak values at the same instant, they are in phase, and if they are having their peak values at the different timings means they are out of phase। तो इन फेज और आउट ऑफ फेज को आपने ग्रास्प करना है, ये क्या सेंस बनती है। इसी तरह नेक्स्ट दो और टर्म्स हैं, फेज लैग एंड द फेज लीड। फेज लैग और फेज लीड का कंसेप्ट जो बेसिक आइडिया है, अगर आप अपने जहन में रखेंगे कि अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो इसका वेव फॉर्म्स का, तो कौन सी वेव फॉर्म है जो अपने पीक वैल्यू को पहले अटेंड करती है। जो पहले अटेंड करती है वो लीड कर रही होगी, जो बाद में अपने पीक वैल्यू को अटेंड करती है दैट इज़ लैगिंग बिहाइंड, वो पीछे रह रही होगी। तो यहाँ पे हमारे पास फेज लैग और फेज लीड दो जो है वो टर्म्स हैं। लीडिंग फेज रेफर्स टू द वेव दैट अकर्स अहेड of the another wave of the same frequency, or the wave form that achieves its maximum peak value before the other one is called the leading phase। lag phase में lagging phase refers to a wave which that occurs behind another wave of the same frequency। The wave form that achieves its maximum peak value after the other one is called the lagging phase। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। जो हमने लीडिंग और लैगिंग फेज के हवाले से भी कंसेप्ट लिया है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमें दो कर्व्स दिखाए गए हैं, बेसिकली ये एक कैपेसिटिव सर्किट के हवाले से बात की गई है। हमारा जो इस चैप्टर में नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सर्किट्स की बात होगी और उनमें एसी करंट के हवाले से जो है ना वो डिस्कशंस होगी रिगार्डिंग देयर करंट्स एंड द वोल्टेज एटसेट्रा। लेकिन इस डायग्राम में हमें जो कंसेप्ट दिया गया है वो ये है कि दो कर्व हमें दिखाए गए हैं, एक का ब्लू कलर है, एक का जो है वो ब्लैक कलर है, जो कि डॉटेड लाइन में दिखाया गया है। जो ब्लू कलर का कर्व है उसके एंगल को ब्लू कलर से मिड वाली लाइन पे टाइम एक्सेस पे दिखाया गया है, और जो ब्लैक कर्व है उसके जो है वो एंगल्स को हमने ब्लैक कलर के साथ जो है वो मिड लाइन पे दिखाया है। आप किसी भी पॉइंट पे इन दोनों के एंगल को अगर आप डिफरेंस लेंगे तो आपका रिजल्ट ये होगा कि जो ब्लू कलर है दैट इज़ लीडिंग द ब्लैक जो ब्लू कलर का वेव फॉर्म है दैट इज़ लीडिंग द अदर कलर बाय एन एंगल ऑफ द 90 डिग्री। सेम कंसेप्ट को ग्रास्प करने के लिए एक और डायग्राम है। अगेन हमें दो कर्व दिखाए गए हैं, एक ग्रीन है और एक साथ में जो है वो रेड है। जो रेड है उसके जो एंगल हैं वो ऊपर दिखाए गए हैं मिड लाइन के ऊपर, टाइम एक्सेस के ऊपर, और वो रेड कलर में दिखाए गए हैं। और जो ग्रीन कलर का साइन कर्व है
उसके जो एंगल हैं वो लाइन के नीचे ग्रीन कलर में दिखाए गए हैं। आप कोई भी पॉइंट ले लें और उसका कंपैरिजन करें तो आप ये देखेंगे कि जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री का बनता है, और जो रेड कलर का वेव फॉर्म है दैट इज लीडिंग द ग्रीन वन। सपोज मैं पॉइंट ए की बात करता हूँ, आप पॉइंट ए पे देखें तो हमारे पास जो रेड कलर है उसका जो एंगल बनता है, जो फेस बनता है वो 90 डिग्री बनता है, जो ग्रीन है उसका फेस 0 बनता है। तो डिफरेंस कितना बनता है? 90 माइनस 0 मीन्स 90। तो हमारा जो रेड है दैट इज लीडिंग द ग्रीन वन बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसी तरह अब बी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। बी पॉइंट में रेड कलर का देखिए फेस कौन सा है 180, और ग्रीन का कौन सा है 90। अगेन 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। तो अगेन जो रेड कलर है वो लीड करता है। अगेन पॉइंट सी को अगर हम देखें तो जो रेड कलर है उसका एंगल कितना बनता है, फेस कितना बनता है 270, और ग्रीन वाले का 180। अगेन डिफरेंस 90 जो है वो रेड वाली साइड पे, मींस के जो रेड कलर है दैट इज लीडिंग द ग्रीन वेव फॉर्म। एप्लीकेशंस क्या होती हैं? एप्लीकेशन लीड और लैग फेजेस की बेसिकली एप्लीकेशंस हमारे पास डिजिटल और कंट्रोल जो एनालॉग कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं उनमें इनको यूज़ किया जाता है, और इंतहाई एक्यूरेसी के साथ ये जो है वो वैल्यूज़ को, वेरिएबल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लीड लैग कंपेंसेटर इन्फ्लुएंस disciplines as varied as robotics, satellite control, automobile diagnostics, LCD displays, and the laser frequency stabilization. They are an important building block in analog control system and can also be used in digital control system. Next we have to discuss the vector representation of the alternating quantity. इस टॉपिक का बेसिक आइडिया ये है कि हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को वेक्टर की शक्ल में दिखा सकते हैं। आप बुक 1 में पढ़ चुके हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कि वेक्टर को ज़ाहिर करने के लिए एक लाइन ड्रॉ की जाती है, और वो लाइन की एक स्पेसिफिक लंबाई होती है। जो लाइन की लंबाई होती है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करती है। उस लाइन के सिरे पर एक तीर का निशान लगा दिया जाता है जो कि उस वेक्टर की डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है। इसी तरह जो साइन कर्व बन रहा है, जो वेव फॉर्म बन रहा है, जो अल्टरनेटिव क्वांटिटीज़ वेव फॉर्म बना रही होती हैं, मीन्स करंट या वोल्टेज कोई भी चीज़, हम उनको वेक्टर्स की शक्ल में भी दिखा सकते हैं। तो ये बेसिकली एक ग्राफिकल जो है वो रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द अल्टरनेटिव क्वांटिटीज इन द फॉर्म ऑफ द वेक्टर्स। यहाँ पे एक और टर्म फेजर भी यूज़ की जाती है। फेजर दो लफ्ज़ों से मिलकर बनता है, फेज एंड द वेक्टर्स। सो द वेक्टर्स विच आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द फेस ऑफ द अल्टरनेटिव क्वांटिटी दे आर सेड टू बी फेजर। वेक्टर जो के फेस को जाहिर कर रहे होते हैं, अल्टरनेटिव क्वांटिटीज के फेस को जाहिर कर रहे होते हैं, उनको फेजर बोला जाता है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए या फेजर रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ असूल हैं, कुछ चीज़ें हैं वो दिमाग में रखी जाती हैं। मैं इसको डिस्कस करता हूँ और जो आप इसको पढ़ के देखिएगा, मे बी जो मैं बोल रहा हूँ वो इसके साथ मैच ना करें, लेकिन कंसेप्ट को ग्रास्प करने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे उसकी लंबाई आपकी अल्टरनेटिव क्वांटिटी की पीक वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। जो वेक्टर ड्रॉ किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्केल, उस वेक्टर की कोई ना कोई लंबाई तो होगी, लेकिन उसकी लंबाई आपकी अल्टरनेटिव क्वांटिटी की पीक वैल्यू के साथ बराबर होनी चाहिए। मींस लेंथ ऑफ द वेक्टर शुड बी इन अकॉर्डेंस आर इक्वल विद द पीक वैल्यू ऑफ दैट अल्टरनेटिव क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट ये है कि आप इस वेक्टर को आप रोटेट करेंगे इन द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इसको रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को, वेक्टर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट किया जाता है। और तीसरा पॉइंट यह है कि जब वेक्टर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा तो वो अल्टरनेटिव क्वांटिटी की ज़ीरो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जब वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड होगा तो वो अल्टरनेटिव क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू को जाहिर कर रहा होगा। तो इस रोटेशन में जब वेक्टर मतलब जीरो पे है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल है, तो वो जीरो वैल्यू जाहिर करता है। जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ अपवर्ड जाएगा तो नेक्स्ट वो पीक वैल्यू को, नेक्स्ट पीक वैल्यू को वो रिप्रेजेंट जो है ना वो करता है। और लास्ट पॉइंट ये है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी विद विच द वेक्टर इज रोटेटेड इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इट मस्ट बी इक्वल टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव फॉर्म ऑफ दैट अल्टरनेटिव क्वांटिटी। मतलब जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ आप वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके वेक्टर आपकी अल्टरनेटिव क्वांटिटी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना चाहिए। मींस कि जितनी देर में आपका वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक चक्कर पूरा करता है उतनी देर में आपका साइन कर्व भी पूरा होना चाहिए। इसी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को समझाने के लिए एक एग्जांपल दी गई है, और इस एग्जांपल में आपको दो कर्व्स दिखाए गए हैं, एक रेड एंड द ग्रीन। अगेन अगर देखा जाए तो रेड वन इज लीडिंग द ग्रीन वन बाय एन एंगल ऑफ द 90 डिग्री और द पाई बाय 2 रेडियंस। और इसमें बेसिकली
हम एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हम पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारा सपोज है जी 90 डिग्री का रिगार्डिंग रेड। आप देखिएगा रेड का पीक वैल्यू, रेड का फर्स्ट पीक वैल्यू कहाँ पे बनता है, वहाँ पे एंगल का बनता है, रेड का एंगल बनता है 90 का, और ग्रीन का उस वक्त उसकी वैल्यू क्या बनती है 0 का। यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, आप इसको ज़रा देखिएगा। रेड की पीक वैल्यू आपको कहाँ पे नज़र आ रही है। रेड की पीक वैल्यू के लिहाज से अगर आप टाइम एक्सेस पे टाइम देखें या एंगल को स्पेसिफाई करें तो एंगल क्या बनता है, एंगल 90 बनता है। रेड के लिए 90 बनता है और उसकी ग्रीन के लिए वो वैल्यू क्या होगी, उस वक्त वो 0 होगी। लिहाजा अगर इस पॉइंट पर अगर हम इनको दिखाएं तो रेड जो है वो अपनी पीक वैल्यू को अचीव कर रहा है, जबकि ग्रीन वाला जो है वो अपनी 0 वैल्यू पे है। लिहाजा अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कि एक तो वेक्टर की लंबाई पीक वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, दूसरी बात यह है कि वेक्टर्स को काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन में दिखाना चाहिए, और तीसरी बात यह है कि जो हमारा 0 वैल्यू है वो वेक्टर की हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिप्रेजेंट की जाती है। लिहाजा इस पॉइंट पर जो ग्रीन वेक्टर की 0 वैल्यू है उसको हमने ग्रीन वेक्टर से ज़ाहिर किया है। नीचे डायग्राम में ग्रीन और रेड दो किस्म के वेक्टर दिखाए गए हैं। तो ग्रीन वैल्यू चूँकि ग्रीन वेक्टर हॉरिजॉन्टल है तो ये उस ग्रीन वेव फॉर्म की 0 वैल्यू को ज़ाहिर करता है एट दिस पॉइंट, और जो रेड वेक्टर है दैट इज़ वर्टिकली अपवर्ड, तो रेड वेक्टर की मैक्सिमम, रेड वेव फॉर्म की मैक्सिमम पीक फॉर्म को ज़ाहिर करता है। तो इस तरह हम इन दोनों अल्टरनेट क्वांटिटीज़ को, रेड और ग्रीन वेव फॉर्म्स को वेक्टर्स की शक्ल में दिखा सकते हैं, जो नीचे हमने वेक्टर की शक्ल में दिखाए। और इसमें बेसिक आइडिया हम ये देते हैं कि कौन सी फेज, कौन सा वेव फॉर्म लीड कर रहा है और कौन सा जो है दैट इज़ लैगिंग बिहाइंड। तो इससे हमें आइडिया मिलता है कि रेड वन इज़ लीडिंग द ग्रीन वन बाय एन एंगल ऑफ 90 और द π/2 रेडियंस। इसको तसल्ली से डिस्कस कीजिएगा, देखिएगा इस टॉपिक को, आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट्स होंगे जो नेक्स्ट टॉपिक्स में जाके हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। और यहाँ पे जो 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 जिस इंस्टेंट पे आपको यहाँ पे जो फेज़र डायग्राम दिखाई गई, इसे फेज़र डायग्राम बोलते हैं। नीचे वाले जो आपको जो वेक्टर दिखाए गए हैं ग्रीन और रेड, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, इसको फेज़र डायग्राम बोलते हैं। तो ये फेज़र डायग्राम बेसिकली हमें 90 के एंगल पे उस लिहाज से हमने दिखाई है, और 90 के एंगल पे जो रेड है वो अपनी पीक वैल्यू को दे रहा है, जबकि ग्रीन वाला जो है वो अपनी 0 वैल्यू को दिखा रहा है। ऐसा ग्रीन का जो वेक्टर होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा और जो रेड का वेक्टर होगा वो वर्टिकली अपवर्ड होगा। अगेन ये एक और डायग्राम दिखाई गई है, जिस डायग्राम में बेसिकली आपको दो कर्व वगैरह दिखाए गए हैं, ग्रीन और द ब्लू। सोचिए कौन सा है जो कि लीड कर रहा है, ग्रीन लीड कर रहा है और ब्लू जो है वो लैगिंग बिहाइंड, लैग कर रहा है। लिहाजा इसको अगर 0 डिग्री पे देखा जाए, जो 0 डिग्री बिल्कुल इनिशियल वैल्यू है इसकी, इस वेव फॉर्म की, तो वहाँ पे नीले की वैल्यू 0 बनती है जबकि ग्रीन की वैल्यू बनती है मैक्सिमम बनती है। लिहाजा सेकंड जो सर्कल आपको दिखाया गया है उसमें दो वेक्टर्स दिखाए गए हैं, एक नीला और एक हरे रंग का। जो नीला है वो हॉरिजॉन्टल दिखाया गया है और जो हरा है वो वर्टिकल दिखाया गया है। अगेन उसकी रीज़न क्या है कि पॉइंट 0 जो हमारा एंगल है, 0 जो एंगल है उस पर नीले की वैल्यू बनती है 0 और जो ग्रीन वाला है उसकी मैक्सिमम वैल्यू बनती है। तो ये हमारा जो था टॉपिक था, लास्ट पॉइंट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। होप द बेस्ट आपको जो है वो समझ आई होगी। एक और स्लाइड यहाँ पे दिखाई गई है, इसमें भी अगेन जो है वो वेव फॉर्म को, वेक्टर को रोटेट करता हुआ दिखाया गया है। ब्लू कलर का वेक्टर है जो कि सर्कल में आपको दिखाया गया है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट करता है और डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ दी जो है वो आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ये डायग्राम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट एंगल्स पे आपके पास वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं। और अगेन आपको बहुत सारे रोटेटिंग वेक्टर्स भी दिखाए गए हैं। ये नीले से पॉइंट ए से ये शुरू करता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, मीन 30 डिग्री के लिहाज से शुरू करेगा, नेक्स्ट 60, 90, 120, 150 एट्सेट्रा, ये थ्रू आउट द 360 डिग्री ये मुकम्मल होता है, एक राउंड ट्रिप जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगा। और ये है जी फेजर representation or the graphical representation of the alternating quantities in terms of the vectors. Wish you best of luck. Take care of yourself. Thanks for watching. Stay blessed. Allah Hafiz.